हेलो एवरीवन, दिस इज रितु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज को अगर आप देखते हैं रेगुलर तो आने वाले सीटेट के एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 24 दिसंबर 2021 का। कुछ क्वेश्चंस इसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी के हम इस वीडियो में करेंगे। कंटेंट और पैडागोजी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर ये एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आदिवासियों विषय पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक से अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जाएगी? अगर टीचर डिस्कस करना चाह रहा है आदिवासी टॉपिक तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें बताना है इसमें। तो इसमें अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है, कक्षा चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के स्थानीय उदाहरणों का परिचय दें। इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ लोकल एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। देखो, जब भी आप डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पर, जरूरी नहीं है कि वो आदिवासी से रिलेटेड हो या फिर कोई और टॉपिक हो, तो तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोकल एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू बच्चों को हम आसानी से समझा सकें और उन्होंने कोई लाइव एग्जाम्पल देखा होगा तो उस एग्जाम्पल को अगर हम देते हैं तो वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो आदिवासियों के बारे में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो अगर हम आदिवासियों के बारे में समझाना चाहते हैं तो हमें कोई लाइव एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, अपने आसपास का कोई लोकल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम बच्चों को बहुत ही इजीली समझा पाएँ और बच्चे भी कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम थ्योरी की तरह रटा देंगे तो फिर वही है कि वो चीज़ें ज़्यादा देर दिमाग में टिकेंगी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बेहतर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है लोकल एग्जाम्पल्स का क्या रोल होता है अगर हम कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखो लोकल एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं, स्थानीय उदाहरणों का यूज़ करते हैं, तो छात्रों को पढ़ाना हमेशा एक अच्छा विचार है। जैसे कि मैंने अभी बताया, बेहतर होगा कि वे व्यवहारिक हों और वास्तविक जीवन से रिलेटेड हों। जैसे कि मैंने बताया, रियल लाइफ के अगर एग्जाम्पल्स आप देंगे बच्चों को, रियल लाइफ से जो उनके जुड़े होंगे, तो जैसे कि वो जीते हैं उन चीज़ों को, तो वो उनसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। छात्र चीज़ों की कल्पना उदाहरणों की मदद से करते हैं। अब आप उनको ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो उनकी कल्पना से परे है, जो उन्होंने देखा नहीं कभी, तो उसको वो समझने में बहुत टाइम लगाएंगे और वो समझेंगे भी नहीं। उस टाइम पे हो सकता है समझ लें, लेकिन बाद में वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हैं, आपके आसपास के एग्जाम्पल्स देते हैं, तो वो उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और उन पर सोच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट एलिमेंट्री लेवल इज टू। क्या उद्देश्य है अगर हम एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो हिस्ट्री पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाने के थ्रू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं की समझ का निर्माण करना, जिसके माध्यम से मानव समाज और सभ्यता विकसित हुई है। इससे मतलब है कि देखो, जो आप अगर हिस्ट्री को समझें, हिस्ट्री में आप स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था। आज आप अगर जानवरों को देखें, जानवरों का क्या काम रहता है, खाना पीना सोना और फिर से भी शिकार की तलाश में निकल जाना। जब भूख लगती है तो खाने की तलाश में वो रहते हैं। अब वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जानवर की तलाश में, या तो फिर शाक सब्जी वाले हैं तो उसकी तलाश में। तो उनका काम क्या रहता है, खाना पीना और सोना, बस यही काम रहता है उनका। तो ऐसे ही इंसान भी था। लेकिन इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट हुआ। अगर आप आदि मानव की बात करें तो जब शुरुआत में मानव था तो वो हंटिंग गैदरिंग करता था। उसके बाद उसने खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा, फिर परिवार का कंसेप्ट आया, परिवार से फिर समाज का कंसेप्ट आया। तो किस तरह जो इंसान है ये आधुनिक इंसान बन पाया जो आज हम हैं। ये इतना जो सभ्य समाज आज आप देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो ये चेंजेस हुए हैं, ये एक दिन में तो हुए नहीं है। तो ये चेंजेस जो हुए हैं ये किस तरह से हुए हैं, क्या इनका प्रोसेस रहा है, यही हम उनको समझाना चाहते हैं। इसीलिए हम एलिमेंट्री लेवल पर हिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को।
भाई जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि रात को सोए और सुबह उठे तो देखा सब कुछ बदल गया। तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी हम ये नॉलेज देना चाहते हैं कि ये हिस्ट्री जो है ये यही चीज़ है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मनुष्य जो सभ्यता है वो कैसे आज यहाँ तक पहुँची है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यही है बिल्कुल कि देखो अब अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो आपको पता ही है ये सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है सोशल साइंस, जहाँ पर ये जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उनसे कनेक्ट करता है। और इतिहास की बात करें तो इतिहास को छात्रों को खुद को संदर्भ में समझने और रखने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो छात्र हैं वो खुद सोचें खुद को कि आज हम किस सिचुएशन में हैं और हम अगर पहले की लाइफ में होते तो कैसे रहे होते, या पहले के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने कैसी लाइफ जी होगी। तो जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता वह एक संतुलित मनुष्य नहीं होगा। तो वो खुद को भी समझना इससे सीखेंगे। इतिहास महापुरुषों, राजाओं और विचारकों की कहानियाँ भी बताता है, जो पहले के महान शासक हुए हैं, महान राजा हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम करे, वो सब अगर हम बताएंगे तो बच्चे क्या हैं उन मूल्यों को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें जो है उनको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। तो यही सब ऑब्जेक्टिव्स हैं हिस्ट्री पढ़ाने के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2 और इसमें आपको चूज़ करना है कौन सी करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें स्टेटमेंट में। बच्चे सामाजिक संघर्षों से अवगत होते हैं और यह जागरूकता उन्हें भविष्य के बारे में चिंतित करती है। देखो सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके बारे में बच्चे जानते हैं और ये जो जागरूकता उनके अंदर आती है तो वो उन्हें भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। और दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यह एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में हमें छात्रों को उनकी चिंता व्यक्त करने, चर्चा करने और सामाजिक संघर्षों के कारणों की खोज करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। जब वो जान जाते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में तो उसके बारे में वो फिर चिंता करते हैं और उसके फिर कारण खोजने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं क्यों हैं। तो ऐसा करने का हमें उन्हें अवसर देना चाहिए, तो अवसर देने की उनको आवश्यकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को दिशा की अवधारणा से परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। अगर हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को डायरेक्शन पढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्शन हम किसके थ्रू अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। नहीं तो इसमें इतनी शुद्ध हिंदी दी हुई होती है, इतनी शुद्ध हिंदी तो हम भले ही हिंदी भाषी हों लेकिन समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें दिशा पढ़ाने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा रिसोर्स हो सकता है तो वो हो जाएगा मैप। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखो मैप से हम दिशा को कैसे समझा सकते हैं इसको भी जान लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम एक मैप लेंगे और मैप के थ्रू हम देखो ये बताएंगे कि जो ऊपर का पार्ट होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो साउथ डायरेक्शन बताता है। इसके अलावा जो राइट वाला पार्ट होता है ये ईस्ट डायरेक्शन बताता है और लेफ्ट वाला बताता है वेस्ट। इस तरह से हम डायरेक्शन समझा सकते हैं मैप के थ्रू, और मैप भी इससे वो अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से मैप में डायरेक्शन को देखा जाता है। तो दोनों चीज़ें वो समझ लेंगे इसके थ्रू। और इसके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं ये भी मैंने आपको वैसे बताई हुई हैं ज्योग्राफी में, जब हमने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको ये समझाया था। तो बीच की डायरेक्शन भी हम इसके थ्रू समझा सकते हैं कि ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है। इस तरह से हम क्या है डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, किसके थ्रू, मैप के थ्रू। तो मैप भी समझ लेगा बच्चा और डायरेक्शन भी समझ लेगा, तो दोनों चीज़ें इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक छात्र सरकारी योजनाओं के आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से आवश्यकता हो सकती है। सपोज ए स्टूडेंट wants to study the impact of government schemes on livelihood, she may mainly require। अब जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ना, नई नई जो योजनाएं लाती है सरकार, तो इन योजनाओं का जो आजीविका हमारी लाइवलीहुड है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अगर पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब छात्र पढ़ना चाहता है, छात्र के लिए दिया हुआ है ये, तो छात्र अगर पढ़ना चाहता है तो उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसके थ्रू मतलब वो इस चीज़ को समझ पाएगा।
कि सरकारी योजनाओं का आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हमें बेसिकली बात करें तो 3 स्टेटमेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जो 3 स्टेटमेंट्स जो नीचे वाली हैं, ये देखो बी, सी और डी, बी, सी और डी, इन तीनों चीज़ों की उस स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी अगर वो इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है। तो अब देखो इनका क्या यूज़ रहेगा, मैं बता देती हूँ। जो सांख्यिकीय उपकरण दिए हुए हैं, ये उपकरण वैसा कोई उपकरण नहीं है कि टूल्स जो हम बात करते हैं, औजारों की बात करते हैं, ये वो टूल नहीं है। सांख्यिकीय उपकरण बेसिकली होते हैं जैसे कि मीन मीडियन मोड के बारे में आपने सुना होगा। इनके थ्रू क्या होता है, हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और एवरेज ऑफ नंबर्स, इस तरह का जो डेटा होता है ये, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स, इनको कहा जाता है, ना कि किसी औजार को। और दूसरा होगा क्या, योजना का विवरण इकट्ठा करने के लिए, टू गैदर द डिटेल्स ऑफ स्कीम। देखो स्कीम्स से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी तो लेनी पड़ेगी ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, मतलब कि वो क्या है योजना, क्या उसमें मिलेगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा लोगों को, और मतलब क्या क्या उसमें दे रही है गवर्नमेंट, ये भी ज़रूरी है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तीसरा हो जाएगा तुलना समूह तैयार करना, फॉर्मुलेट कंपैरिजन ग्रुप्स। कंपैरिजन ग्रुप्स कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि कोई अदर स्कीम है उसी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें हम दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई वो वाली जो स्कीम थी उसका कितना बेनिफिट मिला, और ये वाली जो स्कीम है उसका कितना बेनिफिट मिला। इसमें हम उज्ज्वला योजना को ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट स्कीम है, तो वो उसमें क्या होता है, जो सिलेंडर हैं वो फ्री मिलते हैं कुछ फेस्टिवल्स पर, और इसके अलावा उसमें कुछ सब्सिडी मिलती है। तो उसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं जो बाकी और लोगों को सब्सिडी मिलती है सिलेंडर पर, तो मतलब कुछ और उससे सिमिलर कोई योजना हम ले सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये वो स्टूडेंट उस चीज़ को समझ पाएगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं लाइवलीहुड पर क्या प्रभाव डालती हैं, लाइवलीहुड पर कैसे। आजीविका का मतलब है कि वो इंसान जो कमा रहा है, वो अगर उसको गवर्नमेंट स्कीम से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उसकी जो आजीविका है, मतलब वो कितनी इफेक्ट हो रही है, जो उसकी कमाई है वो उससे घर चल पा रहा है सही से कि नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, वो स्टडी कर सकता है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ति या पदोन्नति पर चर्चा करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का उपयोग मूल्यवान जानकारी के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस इज जनरली यूज्ड एज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिस्कशन ऑन प्लेसमेंट और प्रमोशन। देखो प्लेसमेंट और प्रमोशन की बात करें तो प्लेसमेंट तो होता है नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आपको जॉब मिल गई तो क्या हो गया, वो प्लेसमेंट हो गया। लेकिन प्रमोशन क्या होता है, जब आप किसी पोस्ट पर हैं और आपको किसी अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाए, यानी कि पहले आप क्लर्क की पोस्ट पर थे और फिर आपको मैनेजर बना दिया जाए, तो वो हो गई पदोन्नति, प्रमोशन हो गया। तो इन पर चर्चा करने के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति चाहिए होगी, मूल्यवान जानकारी के रूप में उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखो असेसमेंट या फिर मूल्यांकन जो होता है वो होता है जैसे आपने कितना जो है सीख लिया है, जो भी काम हुआ है उसका क्या रिजल्ट रहा, तो उसमें होता है ये। और असेसमेंट ये कई तरह का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और क्लास में जानेंगे। इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखो कोई चीज़ आपने अचीव कर ली है, या आपका एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट और पूरा मूल्यांकन हो गया है, असेसमेंट हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी कोई चीज़ सीख ली आपने और उसका लास्ट में क्या हुआ, एक तरह से रिजल्ट आया। मान लो आपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए और आपका रिजल्ट आया, तो वो जो रिजल्ट आया आपका रिजल्ट क्या दिखा रहा है, आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिखा रहा है कि आपने कितना सीखा, उसका क्या रिजल्ट निकला है, आपने पूरे साल में कितना सीख लिया है। तो ये होता है क्या, सीखने का आकलन, यानी जो हमने सीखा उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो ये जो है ये वही चीज़ है। अब जो प्लेसमेंट होता है, देखो प्लेसमेंट जो आपने परफॉर्मेंस करनी थी वो आपने कर दी, प्लेसमेंट आपको रिजल्ट के तौर पर मिला, जो आपको जॉब मिली वो रिजल्ट के तौर पर मिली। और प्रमोशन भी एक तरह से रिजल्ट के तौर पर ही मिला, आपने अच्छा काम किया होगा अपनी पिछली जॉब में तो आपको इसलिए प्रमोशन मिला। तो ये क्या हुआ, सीखने का आकलन का हम एक तरह से एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेसेस फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज की बात करें तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही रहेगी वो सही रहेगी ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पूछा है क्या कि फैक्चुअल नॉलेज किसमें
हम देख सकते हैं कौन सा जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल नॉलेज का आकलन कर रहा है, एसेस कर रहा है फैक्चुअल नॉलेज को। किन क्वेश्चन के थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि ये फैक्चुअल नॉलेज इससे प्रोवाइड होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। तो बी और डी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए थे? और यदि आप एक सांसद होते तो 2 प्रकार के प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप पूछेंगे। देखो, फैक्चुअल नॉलेज जो होती है ना, वो होती है किसी भी टॉपिक पर आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। किसी भी टॉपिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वो होती है क्या? फैक्चुअल नॉलेज। अब जैसे पूछा जाता है ना कि क्या आपको इसके बारे में फैक्ट पता है, मतलब कोई भी टॉपिक हो, वो छोटा बड़ा, डिफिकल्ट, ईजी, अगर आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक तरह से क्या होते हैं? फैक्चुअल नॉलेज कहलाती है। तो यहाँ पर यही है इससे मतलब कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको है वो आपसे पूछी गई है। और यहाँ पर भी अगर आप सांसद होते तो 2 प्रकार के प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप पूछेंगे। तो ये भी एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज की जानकारी इसमें ली जा रही है। कैसे कि आपको अगर सांसद के काम के बारे में पता होगा या फिर उसकी ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा तभी तो आप प्रश्न पूछेंगे, यानी कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। तो 2 जो ऑप्शन है ये इसमें सही रहेंगे। और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। फैक्चुअल नॉलेज जो है एक तरह से ये वो ज्ञान है जो कि विशिष्ट विषयों के लिए बुनियादी है। बुनियादी से मतलब वही जो कि मैंने बताया आपको भी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की, वो कहलाती क्या? फैक्चुअल नॉलेज। और इस फैक्चुअल नॉलेज में ऐसी चीज़ें ये इंक्लूड होती हैं, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये ऐसे तथ्य या शब्दावली ऐसी इंक्लूड रहती है जो कि किसी समस्या को हल करने के लिए या उससे परिचित होने का एक तरह से हमें बताता है कि समस्या को हल करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन जो अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, असेसमेंट दैट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो अगर बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन या असेसमेंट मैंने आपको बताया था कि ये होता है कि सीखने का होता है ये असेसमेंट, कि जो हम सिखा रहे थे अब तक वो कितना सीखा है या उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसके लिए होता है ये बेसिकली असेसमेंट, सीखने के लिए होता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि क्या असेसमेंट दैट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के दौरान, सीखने के प्रोसेस के दौरान जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा होता है? इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा देखो कौन सा है ये, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है ये जो हम सीख रहे हैं उस प्रक्रिया के दौरान होता है। क्यों होता है? जिससे कि जो हम सिखा रहे हैं, बच्चा जो सीख रहा है उसमें अगर कोई कमी है, उसके टीचिंग मेथड में अगर कोई कमी है, लर्निंग प्रोसेस में अगर कोई कमी है, लर्निंग मेथड में, तो उसको हम देख पाएँ और उसको एक तरह से क्या है, हम दूर कर पाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं डायग्नोस करना। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होता है जो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, उसमें जो टीचिंग मेथड में अगर कोई कमियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये होता है असेसमेंट बीच में ही लर्निंग प्रोसेस के, ये उसके लिए होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है अब तक, और अगर सीखने में कोई कमी है उसको दूर करके फिर आगे भी उसको सिखाना है। फॉर्मेटिव एक तरह से बीच में होता है, जैसे जो आपके स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं बीच में, प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं आपको ये देखने के लिए कि ये जो आपने सीखा है वो कितना सीखा है और कितना सीखने की ज़रूरत है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। तो ये जो है, क्योंकि हमसे प्रक्रिया के दौरान पूछा है, तो प्रक्रिया के दौरान ये असेसमेंट हम यूज़ करते हैं। तो पहला और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो बाद वाले हैं ये हम क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें, ये प्रक्रिया के दौरान नहीं बल्कि बाद में आते हैं ये असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट जो है ये एक तरह से आपका फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो गए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट वाला जो हो गया आपका, जो रिजल्ट आ गया फाइनल, उसको हम एक तरह से सम्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं कि आपने कितना सीख लिया, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो रिजल्ट जो होता है वो होता है सम्मेटिव असेसमेंट। पूरा कंप्लीट मूल्यांकन इसमें हम करते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, आपने सीखा है नहीं सीखा है, वो सम्मेटिव असेसमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि आपने कितना सीख लिया। एक तरह से ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सुने होंगे, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, यानी सीखने का आकलन। फिर होता है प्लेसमेंट असेसमेंट,
ये प्लेसमेंट उसी से रिलेटेड है जो जॉब के लिए होता है। तो वही है, जैसे भाई जॉब देनी है उसके लिए प्लेसमेंट असेसमेंट जो होता है अपॉइंटमेंट के लिए होता है ये बेसिक। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एंटर करना है तो उसके लिए होता है ये प्लेसमेंट असेसमेंट। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि ये होता है लास्ट में लर्निंग प्रोसेस के लास्ट में ये होते हैं समेटिव असेसमेंट और प्लेसमेंट। दौरान में जो होते हैं मतलब बीच में इसके लर्निंग प्रोसेस के वो होते हैं डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव। वो इसलिए जिससे कमियों को दूर किया जा सके और ये पता चल सके कि कितना सीखा है और कितना सीखने की ज़रूरत है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अवबोध या फिर समझ पहलू का आकलन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेस द अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें कि हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हमें क्वेश्चंस को चूज़ करना है कि किससे हमें पता चलता है क्या कॉग्निटिव प्रोसेस में। अगर हम देखना चाहते हैं कि अंडरस्टैंड अगर हम एसेस करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, A, B और E। देखो ये जो अंडरस्टैंड है ये टर्म रिलेटेड है आपकी कॉग्निटिव डोमेन से, जो कि ब्लूम ने दिए हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में, इसके पेडागोजी वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने 2 टॉपिक पर क्वेश्चन कराए थे आपको, एक तो एप्लीकेशन और एक इवैल्यूएशन। अब ये समझ लो कि 6 इसके लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन्स के, कॉग्निटिव डोमेन के। तो 6 प्रोसेस हैं, 2 टॉपिक हम कर चुके क्वेश्चन में और 2 टॉपिक आज दिए हुए हैं। आज अंडरस्टैंड दे दिया है, अंडरस्टैंड या फिर कॉम्प्रीहेंशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये उसी का पार्ट है, उसी का एक लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का। तो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में भी देख लेते हैं आगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। अगर हम समझ एसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ये A, B और E, A, B और E। इसमें अगर आप क्वेश्चंस पर गौर करें तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृषि विकास क्या है उस पर आपकी जो समझ है वो आपको एक्सप्लेन करना है। लोगों को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है, अब जो नॉलेज आपके पास होगी वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। यहाँ पर सिर्फ जानकारी होने से काम नहीं चलेगा, अगर आपने इस टॉपिक को समझा होगा अच्छे से तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका मतलब वही है, अंडरस्टैंड का मतलब वही है। आपने खुद भी ये एनालाइज किया होगा खुद के लिए कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तभी तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। भाई मैंने आपको टाइम का कंसेप्ट समझाया था कि जो लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं इसमें एक हमारी होती है ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन से जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे क्या होता है आगे होता है। अब ये आपको क्या है ज्ञान है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है कि कितने डिग्री से कितने मिनट होते हैं, अगर आपको एक काउंट करना आता है, ये आपको हिसाब लगाना आता है, ये क्या हुआ इसका मतलब आपको अंडरस्टैंड है, मतलब ये आपको समझ है, इसकी कॉम्प्रीहेंड आपने कर लिया है, समझ लिया है, तभी तो आप दूसरे इंसान को समझ पाएंगे, दूसरे इंसान को समझा पाएंगे अगर आपको कोई वो चीज़ आती है तो। ऐसे ही है ये टॉपिक भी, कृषि विकास का अगर आपको पता होगा कि क्या होता है, आप अच्छे से आपने समझा होगा तो आप दूसरे को भी समझा पाएंगे। ऐसे ही लोगों को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है, आपको अगर पता है तो ही आप दूसरे को समझा पाएंगे। वैसे ही है ये वाला क्वेश्चन, नए कानून के अधिनियमन में नागरिक क्या भूमिका निभाते हैं, तो आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे इसका आंसर, तभी तो दे पाएंगे, नहीं तो कैसे दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से, तो आप किसी और को भी बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये परिभाषा की बात कर रहा है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग वाली तो कोई बात नहीं है। जनसंख्या विस्फोट की तो आप परिभाषा याद करके फिर दूसरों को सुना सकते हैं, उसमें आपने ज़रूर थोड़ी ना है कि वो समझी होगी, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही ये है जनसंख्या परिवर्तन की ओर ले जाने वाली 3 विशेषताओं की सूची बनाइए। भाई इसको भी आप रट सकते हैं, रट करके दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप रटाया नहीं बता सकते। क्यों अगर आपने समझा होगा तभी आप आगे समझा पाएंगे, क्योंकि एक विस्तृत इसका क्वेश्चन, इसका विस्तृत आंसर होगा और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी, तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में फिर से देख लेते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन आना बनता है और आएगा ही आएगा, ये ध्यान मान के चलो। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, और स्पेशली जो कॉग्निटिव डोमेन है इसने 3 डोमेन बताए हैं ब्लूम ने,
ब्लूम ने 3 डोमेन्स बताए हैं लर्निंग के, और ये मैंने आपको बताया था, ये जुड़ा है हमारी मेंटल स्किल्स से, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसमें हमारी मानसिक क्षमताएं शामिल होती हैं, सोचना, विचार करना, समझना। और एक होता है अफेक्टिव, दूसरा जो डोमेन है ये हमारे फीलिंग्स से जुड़ा होता है, इमोशंस से जुड़ा होता है। तीसरा होता है साइकोमोटर, जो हमारी एक्टिविटीज़ से जुड़ा होता है, जो हम हाथों से पैरों से एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे जुड़ा होता है। तो ध्यान रखेंगे इनका। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन से, क्योंकि ब्लूम ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसी वजह से इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। और बात करें अगर कॉग्निटिव डोमेन की, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में थोड़ा सा लिया है। मैंने बता भी दिया है आपको, मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है, दिमागी हमारी जो स्किल्स होती है, कौशल हैं, उनसे जुड़ा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है हमारी नॉलेज कैसी है, हम उसको कितना अप्लाई कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हैं इनके, 6 लेवल्स हैं इनके लर्निंग के। अभी मैं आपको फिर से इसका चार्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वैसे आपको पहले भी दिखाया था। ये बार बार अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, इसलिए मैं बार बार वो चीज़ें लेती हूँ जो मैंने पहले भी ली हैं। तो यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे इसमें क्वेश्चन में। अंडरस्टैंडिंग होती है यह जानकारी, व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आत्मसात करना होता है यानी कि आपके अंदर वो बस गया है, समझ लिया आपने उसको, अच्छे से आत्मसात हो गया। उसकी जो व्याख्या है, उसका जो हम कहेंगे उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने समझ ली है। जैसे कि मैंने आपको टाइम का कंसेप्ट बताया था, अगर आपने वो समझ लिया है तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग वही चीज़ है, अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलने वाले। तो यहाँ पर देखो, ये फिर से मैं दिखा देती हूँ। 3 डोमेन्स मैंने बताए थे, ये ब्लूम ने बताए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर। डिटेल बता दी है मैंने भी आपको। तो इसके 6 लेवल से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इवैल्यूएशन से पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था, सेकंड वाली जो वीडियो थी उसमें, और एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने किया था। अब आज के इसमें एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन है आगे, और ये है हमारा कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। कॉम्प्रीहेंशन कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्योंकि ये 2 बार आई थी जो इनकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा नाम में आपको परिवर्तन मिल सकता है। इसको जब हम डिटेल में करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो नॉलेज के देखो, ये लेवल कुछ इस तरह से ऊपर को चलते हैं नीचे से। सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज होती है आपको किसी चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होता है कुछ, वो क्या कहलाती है, नॉलेज कहलाती है, ज्ञान कहलाता है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो वो होता है कंप्रीहेंशन। लेकिन जब उसको आप अप्लाई करते हैं किसी चीज़ में, वो हो जाता है एप्लीकेशन। जैसे कि टाइम को ही अगर एग्जाम्पल में लें तो नॉलेज क्या थी, जब आपको पता था कि जो ग्रीनविच लाइन है उससे जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ये आपको ज्ञान है इस चीज़ का। लेकिन उसके पीछे का जब कंसेप्ट आपने समझ लिया, किस तरह से मतलब कितने डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो कितना टाइम हो जाता है, कितने मिनट का, वो हो गया कॉम्प्रीहेंशन, जब आपने उसको पूरे कंसेप्ट को समझ लिया। लेकिन जब आपने वो टाइम निकाल के देखा, जैसा कि हमने पहले टाइम निकाल करके देखा था, टाइम की कैलकुलेशन की थी, वो क्या कहलाया, अप्लाई कहलाया, एप्लीकेशन कहलाया। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। एनालिसिस को अभी समझेंगे हम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालिसिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करता है। विच ऑफ देम एसेस द एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, D और E। A, D और E। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। पहले में हमसे क्या पूछा है, देशांतर और अक्षांश के बीच अंतर करें, यानी कि दोनों का अंतर बताना है। ये 4th है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश को समाप्त करने की योजना कैसे बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियोजित भारतीय सिपाहियों को क्यों काट दिया गया। एक आपसे क्वेश्चन किया गया है और इसमें आपको क्या करना है, जो भी ये टॉपिक दिया हुआ है इसको एक तरह से आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण इसका करना है। विश्लेषण कैसे करते हैं, जो कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो उसको एक तरह से हम टुकड़ों में तोड़ करके देखते हैं, प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ करके, और फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हुई, और मतलब जो सारी चीज़ें हैं उनको एक तरह से टुकड़ों में तोड़ करके हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एक तरह से। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं न्यूज़ के थ्रू। जैसे कुछ न्यूज़ आपने देखी होगी, कुछ वीडियोज़ जो है एडिट करके डाल दी जाती हैं, कुछ मतलब फर्जी वीडियोज़ फर्जी होती हैं जो, तो न्यूज़ चैनल पर आपने देखा होगा वो फर्जी और सच का मतलब पता लगाते हैं कि ये वीडियो फर्जी है
या फिर ये रियल है। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उस प्रॉब्लम को बांट देते हैं, यानी कि वो एक एक पहलू का आकलन करते हैं, एक एक पहलू को देखते हैं, एक एक पहलू को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर वो उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो है वीडियो फेक है या फिर रियल है। ऐसे ही हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। जैसे हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको कुछ भी चीज़ मिलती है, जैसे कि मान लो उनको स्केलेटन मिल गया उनको इंसान का और जानवर का मिल गया। जानवर में भी उन्हें ये पहचानना होता है ये किस जानवर का होगा, तो वो क्या करते हैं, वो टुकड़ों में तोड़ करके प्रॉब्लम को एक तरह से एनालिसिस करते हैं, वो डिटेल में उसकी जाते हैं और तब उस चीज़ को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो क्या किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है एक तरह से। बाकी में देखो एक तरह से डेफिनेशन पूछी गई है, तो डेफिनेशन का यहाँ पर काम नहीं है। और यदि आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप अपनी शिकायत किस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने जाएंगे, तो एक एक वर्ड के ये आंसर हैं। इनमें कोई एनालिसिस पावर तो आपकी चेक नहीं हो रही है या कोई एनालिसिस तो करना नहीं है। एनालिसिस तो ऐसी चीज़ों में होता है जिसमें आपको डिफरेंस निकालना हो या फिर आपको क्या करना हो, उसके बारे में बताना हो कि वो प्रोसेस हुआ कैसे। यहाँ पर और थोड़ा सा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको पिछले उसमें बता ही दिया स्लाइड में। यहाँ पर 3 जो डोमेन्स बताए हैं इनके बारे में बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पर एनालिसिस के बारे में यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पैटर्न एंड कनेक्शन अमंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब वही है, देखो कनेक्शन कैसे, वही जो मैंने बताया आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिलता है, जैसे मान लो स्केलेटन मिल गया, वहाँ पर जानवर का स्केलेटन मिल गया, फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें मिल गई, तो वो क्या मिल गई, प्रॉब्लम टुकड़ों में मिल गई, उसका करेंगे क्या, एनालिसिस करके वो क्या किस डिसीजन पर पहुँचते हैं कि यहाँ पर इंसान रहते होंगे, यहाँ पर जो ये जानवर इसके साथ दफनाया गया है ये ज़रूर इसके खाने के लिए रखा होगा, कि कोई दूसरी दुनिया होती होगी वहाँ पर इसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। सामान भी इसलिए रखते होंगे कि सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल के लिए। तो वो क्या किया, उन्होंने एक तरह से एनालिसिस किया, वो प्रॉब्लम के कौन से फॉर्म में थी, उनके पास टुकड़ों में थी, वो एक तरह से उन तथ्यों को जोड़ करके वो एक तरह से क्या करा, उन्होंने कनेक्शन बनाया उनके बीच में कि इस तरह से ये सिचुएशन रही होगी, या फिर कोई अनाज के दाने उनके पास मिल जाते थे स्केलेटन के आसपास, तो उनको ये समझ में आता था इससे कि ये ज़रूर इस इंसान ने यहाँ पर सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया होगा। तो वो टुकड़ों में प्रॉब्लम मिली, उसको पूरा एनालिसिस किया और फिर उसके बीच कनेक्शन उन्होंने जोड़ा। तो सब चीज़ों को जोड़ दिया ना कि इंसान यहाँ पर रहता होगा, खेती करता होगा, जानवरों को पालता होगा, ये जानवर वो पालता होगा, जिसकी हड्डियाँ जिसका स्केलेटन मिल गया कि भाई ये वाले जानवर पालता होगा, जो टूल्स वहाँ पर मिल गए कि भाई ये वाले टूल्स वो इस्तेमाल करता होगा इस दौरान। तो इस तरह से हमने क्या किया, एनालिसिस किया और एक कनेक्शन बनाया उन चीज़ों के बीच में, और फिर जो है एक तरह से प्रॉब्लम का हम उसमें सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और देखो वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करो आप लोग, ये यहाँ पर मैंने फिर दे दिया है, वीडियो शेयर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो आप शेयर करोगे तभी तो थोड़ा आगे बढ़ेगी। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखो मुझे बताओगे कमेंट करके, तभी तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से काम करूँगी और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगी, मैं थोड़ा और मेहनत करूँगी। तो मतलब मेहनत करने का देखो तब मन करता है जब अपने आपके काम की तारीफ़ हो, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता है ना उससे। आपके काम की तारीफ़ होती है तो आपको मन करता है और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हो। तो बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए मैंने बीच में वीडियोस मेरी ऐसी हो गई थी, बीच में मैं गैप कर देती थी, वीडियो नहीं डालती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से अगर मैं एक दिन का भी गैप कर देती तो लोग कहने लगते हैं, आप में से ही कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई मैम डेली वीडियो अपलोड करें। तो मैंने फिर थोड़ा रेगुलरिटी लाई हूँ, मैं डेली अपलोड करती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी काम रहा हो, मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं शायद भले ही मैं लेट अपलोड करूँ लेकिन मैं अपलोड करती हूँ। क्योंकि जब कोई उम्मीद लगाता है तो उसकी उम्मीद पूरी करनी चाहिए। और मुझे भी लगता है कि काफ़ी जो है बड़ा मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा कोर्स है ये, और इसमें कंटेंट भी काफ़ी है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। तो इसीलिए मैं रेगुलर कर रही हूँ वीडियो, जिससे कि जो आपका एग्ज़ाम आए तब तक कंप्लीट हो जाए काम, और हिस्ट्री की क्लासेस के लिए भी टाइम मिल पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप भी अपना काम करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जितना हो सके शेयर करें। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, अगर मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।